तो हमारा ये था कि अगर गुरुकुल हो तो एक ऐसी थोड़ी लंबी चौड़ी जगह हो जहाँ हम प्रकृति के बीच में। उन्होंने चैनल खुलवाया, वो बाहर गए ओके। और सबसे कहा कि आप जहाँ बैठे वहीं बैठे रहिए, मैं अलग अलग आके आपके साथ बैठ जाऊंगा और सबके साथ फोटो। पंडित शिव कुमार शर्मा हो, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद जाकिर हुसैन जी या पंडित जसराज जी, पंडित भीमसेन जोशी जी ने तो उद्घाटन ही किया। जी ऐसे कई बड़े कलाकार। रामकृष्ण मिशन कलकत्ता में 12 जनवरी को जी विवेकानंद जी की जयंती के दिन एक प्रोग्राम होता है, जी कई सालों से अभी भी होता है। जी तो उसमें हम शायद 2000 या उसके पहले एक प्रोग्राम में गए थे। हमारे प्रोग्राम के ठीक बाद में और वो टैक्सी हो गई खराब, अच्छा, रास्ते में खराब हो हो गई। गई। हाँ जी। अब उनको लगा कि ये तो टैक्सी तो टाइम लेगी, हाँ तो उन्होंने ट्रक को हाथ दिया और ट्रक में वो बैठ करके अपना सामान लेकर के ट्रक में बैठे और ट्रक वाले को कहा कि तू मेरे को वहाँ होटल तक ले चल। तो वो होटल तक वहाँ पर लेके गए। वहाँ से वो प्रोग्राम स्थल पे गए, वहाँ प्रोग्राम शुरू हो चुका था। जी वहाँ पर जो जिनके साथ उनको बजाना था वो बजाना आलापचारी उनकी शुरू हो चुकी थी जी। और वो सीधे वहाँ से उतर के स्टेज। मैं ध्रुपद संस्थान जब भी आता हूँ एक अलग अनुभूति होती है, जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ा पीस, और एक ऐसा लगता है कि बिल्कुल किसी आप ऐसी जगह पे आ गए हो जहाँ बिल्कुल एक मेडिटेशन चल रहा हो। तो गुरुकुल का मेडिटेशन और ये गुरुकुल संस्थान है, ध्रुपद संस्थान है, मुझे इसीलिए सारी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं कि 6 साल पहले जब जाकिर भाई यहाँ आए थे, सर जाकिर हुसैन साहब, हॉस्टल का इनॉग्रेशन करने, उस वक्त मुझे भी सौभाग्य मिला था मिलने का, उनसे इंटरव्यू करने का। तो बड़ा वो सारी रिकॉल हो रही चीज़ें, एकदम कहते हैं ना कि पूरा एक यादें। और उन्होंने बड़ी सुंदर एक बात कही थी कि संगीत का मंदिर है ये ध्रुपद संस्थान जी। तो जाकिर भाई से जो आपका एक रिश्ता रहा है, आत्मीय रिश्ता, संगीत का रिश्ता रहा है, और वो 2019 की जो यादें हैं, क्या आपको किस तरीके से रिकॉल हो रही वो चीज़ें? देखिए, जब ये हमारा हॉस्टल उस्ताद जाकिरुद्दीन साधारणी निवास, ये जो हॉस्टल था, तो मेरा और रमाकांत और अखिलेश, हम तीनों ने मिलकर के सोचा कि भाई इसका उद्घाटन जो है जाकिर भाई से करवाया जाए। जी। तो उनसे संपर्क किया और उन्होंने हाँ भी कर दिया। लकीली, क्योंकि वो आ रहे थे भोपाल, तो हम लोगों ने जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने हाँ कर दिया। हाँ जी। फिर उसके बाद वो आए और फिर वो दैट्स ए हिस्ट्री कि यहाँ पर आए, उन्होंने उद्घाटन किया। जी जी। आपसे भी बात हुई उस दौरान। जी जी। और फिर सभी लोगों से मिले, यहाँ पर खाना पीना हुआ और काफ़ी देर तक यहाँ वो रहे थे। बल्कि जब उन्होंने ये स्वीकार किया था कि हाँ मैं उद्घाटन करने वहाँ गुरुकुल आऊँगा, तब उनसे पूछा गया समय क्या, क्या समय हम लोगों को दें और क्या समय उद्घाटन का रखें। हाँ जी, हाँ जी। बोले मैं एयरपोर्ट से सीधा गुरुकुल आऊँगा। अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल। और वो एयरपोर्ट से सीधा गुरुकुल ही आए थे। बिल्कुल सुबह सुबह। जी। राइट। तो वो जो जाकिर भाई का जो आपसे एक रिश्ता रहा है, आत्मीय रिश्ता, संगीत का रिश्ता, और जैसे आपने बड़ा बताया कि इतना आत्मीयता कि वो एयरपोर्ट से सीधे यहाँ आएंगे, और मुझे याद है कि मतलब उनके संगीत से जुड़े, जो कला से जुड़े जो लोग हैं, उनसे मिलने के लिए न केवल बेताब थे बल्कि उनके चाहने वाले भी, ये जो आपका सूरज नगर, ये ध्रुपद गुरुकुल है, इसके आसपास काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। बहुत हजारों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जाकिर भाई से जो उमाकांत जी ये रिश्ता रहा है आपका, ये जो सफर रहा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कब? हमारे पूरे परिवार में, मतलब अखिलेश की अलग समय में उनसे पहली मुलाकात हुई, मेरी और रमाकांत की अलग हुई, या अनंत की अलग हुई। जी जी। तो मेरा उनसे सबसे पहला जो सबसे पहली जो मुलाकात हुई थी, मुझे याद है कि 1983 के आसपास यहाँ MACT, तब ये MANIT की जगह MACT हुआ करता था। यहाँ पर स्पीक मेके का एक कॉन्सर्ट जो है हुआ था। उसमें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी जो है बांसुरी वादन के लिए आए थे। अच्छा। और उसमें तबला संगत के लिए उस्ताद जाकिर हुसैन आए थे। हाँ। तो हम लोग, जाहिर बात है, सब लोग गए थे उस समय, वहाँ भी उनसे मुलाकात हुई और फिर वो उस्ताद से मिलने ध्रुपद केंद्र भी आए थे। तो वो हमारी सबसे पहली मुलाकात मुझे याद है। और बहुत ही आत्मीयता के साथ, एक उनका डागर घराने से वैसे भी विशेष प्रेम था। क्योंकि उनका वो अपने कई संस्मरणों में कह चुके हैं कि
उन्होंने जो सबसे पहली तबला संगति है जी जी वो एक बार ध्रुपद के साथ भी उन्होंने सीनियर डागर ब्रदर्स के साथ किया, अमीनुद्दीन खान डागर साहब जी, के साथ। उनके साथ किया था। जी जी तो ये भी वो कई जगह उन्होंने ये बात शेयर किया। जी तो डागर घराने के साथ उनका एक अच्छा रिश्ता रेपो था, रिश्ता था। जी, जी। और उस बहाने से भी वो उस्ताद के पास आए थे जी। और काफ़ी देर वहाँ रहे, हम लोगों से भी बात किया। जी और वो मेरी सबसे पहली मुलाकात की याद मुझे है। जी 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 अखिलेश भाई आप? मुझे जहाँ तक याद है कि हम लोग रामकृष्ण मिशन कलकत्ता में 12 जनवरी को जी विवेकानंद जी की जयंती के दिन एक प्रोग्राम होता है, जी कई सालों से, अभी भी होता है। जी जी तो उसमें हम शायद 2000 या उसके पहले एक प्रोग्राम में गए थे। जी जी हमारे प्रोग्राम के ठीक बाद में पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता का कार्यक्रम था जी जी और उनके साथ जाकिर भाई बजाने आए थे। जी जी वो कैसे आए थे वो भी एक कहानी है, वो भी एक घटना है। तो जाकिर भाई जब संगत कर रहे थे बुद्धदेव दास गुप्ता जी की, जी तो उनका और हम लोग फ्रंट में बैठे हुए थे। जी हम तीनों भाई, आनंदो जी, बहुत सारे लोग, हम लोग फ्रंट में बैठे हुए थे। तो बुद्धदेव दास गुप्ता जी का बजाते हुए तार टूट गया। ओके और आप जानते हैं कि जब किसी सितार वादक या सरोद वादक का तार टूटता है तो जी, उसको 3-4 मिनट लगते हैं तार को चेंज करने जी, में। तो उस दौरान जो है जाकिर भाई की निगाह मुझसे मिली और उन्होंने कहा ताल दो। जी तो मैं ताली दे रहा था और वो अपना उस दरमियान 3-4 मिनट सोलो बजा रहे थे। जी जी तो उन्होंने 3-4 मिनट का वो समय भरा सोलो जी। बजा के, मैंने ताली दी। और प्रोग्राम के बाद जब हम उनसे मिलने गए जी तो उन्होंने कहा आपने मुझे बचाया, आपने अच्छी ताली लगाई, जी जी आपने एकदम सही ताली रखी। तो 3-4 मिनट जो है वो अच्छे से बीत गया। तो ये जी। मेरी इस तरीके से उनसे पहली मुलाकात थी कलकत्ता जी। में रामकृष्ण मिशन में। रामकृष्ण ओमकांत भाई साहब, जब आपने बताया कि जब वो आए थे, बड़ा एक जैसे मेरा भी वो अनुभव रहा, मैं भी यहाँ रहा, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात जो कही थी कि संगीत का मंदिर है ये, और जी। हर जगह मुझे सरस्वती गाती हुई नजर आ रही है। जी तो भोपाल के एक खूबसूरत, जैसे मध्य प्रदेश का दिल है भोपाल, और भोपाल के दिल में जो ये है सूरज नगर में आपने इतना एक संगीत का एक गुरुकुल जो बनाया है, तो इसकी परिकल्पना और कब ये शुरुआत हुई और कैसे ये संगीत का जो अनुभूति जो जाकिर भाई और हम जैसे जो कला प्रेमी करते हैं, ये कैसे अस्तित्व में आया? ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। ये जो गुरुकुल की जो कल्पना है, ये हम लोग जब सीख रहे थे उस्ताद साहब से, तो ये जो ध्रुपद केंद्र था, जी ये तो सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने जी। खोला था। तब जाहिर बात है कि वो खुल तो गया, लेकिन फिर सीखते सीखते हमको वहाँ बहुत सारी कमियां नजर आई। जी तो उस वक्त हमारे दिमाग में ये आया था कि यार अगर अपन गुरुकुल बनाएंगे जी तो ऐसा बनाएंगे। जी ये इसकी परिकल्पना वहाँ से आई। जैसे कि उस्ताद से हम गुरु शिष्य परंपरा से सीखते थे, कोई कोर्स नहीं था, जी कोई टाइमिंग नहीं था, जी कोई परीक्षा नहीं थी, जी लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं थी। पढ़ने, कभी आपको पढ़ने का कुछ मन हो, ध्रुपद से संबंधित कोई लाइब्रेरी हो, किताबों की लाइब्रेरी हो, ऑडियो वीडियो की लाइब्रेरी हो, वैसा नहीं था। फिर वो एक बंगला था, मतलब ठीक है बंगला, वो निषाद कॉलोनी, 74 बंगले के बीच में जो निषाद कॉलोनी है, वहाँ पर एक बंगला था वो। तो हमारा ये था कि अगर गुरुकुल हो तो एक ऐसी थोड़ी लंबी चौड़ी जगह हो जहाँ हम प्रकृति के बीच में रह करके संगीत कर सकें। फिर उस्ताद के साथ रहने की व्यवस्था नहीं थी शिष्यों की। हाँ, अच्छा, ये भी है, बिल्कुल, ये इन्होंने ठीक कहा। जो एक पारस्परिक संबंध बनता है, एक रिश्ता। मतलब उस्ताद के साथ हम रहते थे जी, हम रहे जी, वो उस्ताद की कृपा से। ओके, सरकार की तरफ से ये फैसिलिटी नहीं थी। सरकार ने तो हमको स्कॉलरशिप दे दिया और कहा भाई आप अपना रहने का करिए और जैसा उस्ताद कहे वैसा करिए, आप यहाँ आइए और सीखिए। हाँ जी, हाँ जी। पर फिर उस्ताद ने कहा कि नहीं, तुम लोग यहीं पर रह जाओ। तो हम लोग उस्ताद के साथ ही वहाँ उनके बंगले में रहते थे। जी, तो वो एक अलग बात थी। जी। तो वैसा फिर हमने सोचा कि जो है, फिर अब हम लोग हैं तो जाहिर बात है कि फिर खाना वाना भी बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों भाई ने 8 साल तक खाना बनाया। जी जी। तो अब खाना बनाने में भी एनर्जी जाती है। अब आप सामान लेने भी जाइए, खाना भी बनाइए,
है ना, और फिर रियाज भी करिए। एक अलग तरह का वो आर्ट है वो भी। तो वो, हाँ, तो वो ये सारी चीज़ें हमको उस समय लगती थी कि अगर गुरुकुल बने जी, तो ऐसा गुरुकुल हो कि जहाँ व्यक्ति को इन सारी चीज़ों से मुक्त रहे और सारी सुविधाएं उसको हो, जी, फ्री हो के वो रियाज कर सके, संगीत में रियाज कर साधना कर सके। तो ये शुरू से हमारे दिमाग में था। फिर धीरे 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 स्थितियाँ बनती गई जी, और 99 में जी, हमने फिर ये ज़मीन खरीदी जी, और 2002 में इसको बनाना शुरू किया और 2004 में जी, फिर ये पहली बिल्डिंग जो आप, ये गुरुकुल है हमारा, ये भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी ने अच्छा, अरे वाह, इसका उद्घाटन किया था। वो आए थे, जी, जी, 4 नवंबर 2004 को इसका उद्घाटन हुआ जी, और इस तरह ये गुरुकुल की शुरुआत हुई। जी, जी। तब से लेकर तो अब तक कई संगीत की जो बड़ी हस्तियां हैं देश, हमें कहते हुए बड़ा गर्व भी है और हमारी ये जो ध्रुपद संस्थान है इसकी खुशनसीबी भी है जी, जी, कि हिंदुस्तान के जितने बड़े कलाकार, जी, जी, चाहे पंडित शिव कुमार शर्मा हो, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद जाकिर हुसैन जी, या पंडित जसराज जी, पंडित भीमसेन जोशी जी ने तो उद्घाटन ही किया, जी, जी, ऐसे कई बड़े कलाकार जी, जी, जो है वो सब यहाँ पर आए और उन्होंने हमारे ध्रुपद संस्थान को अपना आशीर्वाद दिया। जी, जी, जी। जैसे अभी हम आपसे बात ही कर रहे थे, जो मुझे क्योंकि स्मृतियाँ याद आ रही हैं, तो एकदम आप और मैं, जैसे ये गुरुकुल आया सुबह, तो वो सारी चीज़ें याद आ रही थी कि जाकिर भाई वहाँ घूमने गए थे, जो बन रहा था आपका सारा जी कंस्ट्रक्शन, और फिर तो बैठ के उन्होंने नाश्ता भी किया था सुबह सुबह, आराम जी, से बैठ के जी, आत्मीयता से आप सब बैठे हुए थे। तो जाकिर भाई की ज़िंदगी के रंग हम सब तो उनको वाह उस्ताद के रूप में जानते हैं, जी, या वो जो स्मृतियों में जो उस दौर के 90s के जो किड्स थे, तो उनको पता है कि वो तबला बज रहा है, चाय का वो है और वहाँ ताज है। लेकिन उनकी ज़िंदगी के कई रंग थे, क्योंकि आप एक करीब से, आपका एक आत्मीय रिश्ता रहा, आप बड़े करीब रहे, अखिलेश भाई रहे, रमाकांत भाई साहब रहे, तो उनकी ज़िंदगी और कौन-कौन से रंग है कि जाकिर भाई को संगीत और तबले के अलावा और किस चीज़ का शौक था, या यहाँ जब आते थे तो कुछ खाने की ऐसी उनकी कोई फरमाइश है जो उनको पसंद होता था? जाकिर भाई को क्रिकेट का बहुत शौक था। जी, क्रिकेट का शौक था उनको, खाने पीने का शौक था उनको, ट्रैवलिंग को वो एंजॉय करते थे, जी, जी, है ना। तभी इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग करके और इतने कॉन्सर्ट बजाना जी, वो पॉसिबल हो पाता था जी, उनके लिए। तो ट्रैवलिंग को एंजॉय करते थे। फिर लोगों से मिलना उनको अच्छा लगता था। जी, कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारा प्रोग्राम हुआ, स्टार लोग हैं और कहते हैं हमें सिक्योरिटी बाहर ले जाए। जी, जी, जाकिर भाई को लोगों से मिलना पसंद था। जी, जी, मुझे याद है एक दिन एक बार खैरागढ़ की बात है, जी, जी, 2019 का दिसंबर का महीना था जी, और उस्ताद जो है वो डॉक्टरेट की उपाधि लेने खैरागढ़ आए थे। जी, तो जाहिर है उनकी सुबह 8 बजे फ्लाइट थी मुंबई से, तो वो जी। 6 बजे उठे होंगे, 6 बजे पहुँचे होंगे एयरपोर्ट पे, हाँ जी। 5 बजे उठे होंगे। 5 बजे उठे, हाँ। तो रायपुर पहुँचे वो करीबन 10 बजे। मैंने उनको पिकअप किया रायपुर एयरपोर्ट से, उनको खैरागढ़ लेके आया। खैरागढ़ में जब वो पहुँचे तो उनके पास केवल ड्रेस चेंज करने का टाइम था और सेरेमनी होना थी डॉक्टरेट की। जी, जी, तो गवर्नर उइके ने उनको, महामहिम ने उनको सम्मान किया और फिर उनके पास 15 मिनट टाइम था तैयार होने का, उनको बजाना था। तो उन्होंने बजाया, जी, 1.5 घंटा बजाया। जी, जी, बजाने के बाद में वो हम लोगों ने साथ में डिनर किया। वहाँ की जो वाइस चांसलर थी उस समय, जाकिर भाई और मैं और काफ़ी लोग जो भी लोकल लोग थे, हम लोगों ने डिनर किया। इन सब को करते हुए दिन भर से जो आदमी 4 बजे का उठा हुआ है, जी, जी। रात को 10 बजे वो सोने चले गए। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी सुबह की चाय 7 बजे साथ में पीते हैं, जी, और वो सोने चले गए। जब वो सोने चले गए तो वाइस चांसलर मुझसे बोली, अखिलेश जी क्या करें? मैंने कहा क्या करें? बोले आप ये चैनल के बाहर देखिए, 1000 स्टूडेंट्स उनको देखना चाहते हैं। 1000 स्टूडेंट हाँ जी, हाँ जी। चैनल के बाहर भीड़ लगी है वो तो पूरी दुनिया उनकी फैन रही और है। वो बस चिल्ला रही, जाकिर जी, जाकिर जी, जाकिर भाई, उस्ताद जी को देखना है, उस्ताद जी को देखना है, चैनल खोलो, चैनल खोलो। तो मुझे डर लगा। मैंने कहा यार अभी दिन भर का एक आदमी थका हुआ जी, जी, जाके एंटर किया है अपने रूम में, जी, तो मैंने बड़े डर के साथ नॉक किया। तो बोले बोलिए अखिलेश जी।
मैंने कहा एक समस्या ये है कि हज़ारों स्टूडेंट बाहर खड़े हुए हैं और चैनल लगी हुई है और आपको वो आपकी एक झलक देखना चाहते हैं। बोले 2 मिनट दीजिए मुझे। तो 2 मिनट बाद वो कपड़े चेंज करके आए वापस, और चैनल के पास जैसे ही आया तो स्टूडेंट्स लोग चिल्लाने लगे जी। कि आपके साथ फ़ोटो करना है, आपको देखना है, आप बाहर आ जाइए। जी। तो मैंने उनसे कहा खतरे से खाली नहीं है, आप तो बस यहीं से सबको वेव कर दीजिए और नमस्कार। बोले आप ताला खुलवाइए। उन्होंने चैनल खुलवाया, वो बाहर गए और सबसे कहा कि आप जहाँ बैठे वहीं बैठे रहिए, मैं अलग अलग आके आपके साथ बैठ जाऊंगा और सबके साथ फ़ोटो हो जाएगा। ग्रेटनेस है ये। और वैसा उन्होंने किया और वो कम से कम आधे घंटे चला। ग्रेटनेस है इतने बड़े उनकी जगह कोई दूसरा आदमी होता, दूसरा म्यूजिशियन होता, अरे जी। दिन भर के थके हुए आ रहे हैं, मना कर दो उनको। लेकिन ये उनका सहृदयता है, उनकी सहजता है उनकी। बिल्कुल। गुरुकुल भी यहाँ आपके आए थे तब भी वो सभी से 1 to 1 मिले और सभी से। हाँ, गुरुकुल में आए तब भी उन्होंने ऐसे ही किया, सबको बोला आप वहीं बैठे रहिए। हाँ। और जा के वो सबके पास बैठ गए, बैठ उन्होंने के फोटो फोटो खिंचा खिंचवाई। रहे थे। ऐसा ही जो है, जी, जी। जैसा ये बता रहे हैं ना कि हाँ, सबसे मिलना उनको बड़ा पसंद था। जी जी। एनर्जी एनर्जी मिलती थी उनको, पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ विज्ञान भवन में भी जब उनका प्रोग्राम हुआ जी जी। तो उसके बाद उनको एस्कॉर्ट करने लगे कि हाँ भाई जी। अब चलें। हाँ। तो अब लोग तो जाहिर बात है उनसे मिलना चाहते थे, हैं, बहुत देखना बड़ी भीड़ चाहते वहाँ खड़ी हुई है। जी जी। वो स्टेज से उतर गए, अच्छा। हाँ, लोगों में उतर गए बीच में और सबसे मिलने लगे। और ये मतलब ये उनकी भी एनर्जी थी कि सबसे मिले, बातचीत किया, ये फोटो खिंचवाए और उसके बाद फिर वो। तो ये उनके व्यक्तित्व में था कि मतलब सबसे मिलना जुलना जी, जी, और जी। सबको एक तरीके से जहाँ तक हो सके बिल्कुल। आप प्लीज करके रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शायद ऑर्गेनाइजर के लिए बड़ी टेंशन हो जाती टेंशन होगी। होती थी बिल्कुल, हमें भी लगे कि इतनी Security सारी और- भीड़ है और ये सिक्योरिटी और कुछ हो जाएगा तो। हाँ जी। लेकिन वो तो चले गए चले गए। जी। मतलब ऐसे बड़े सरल, जिसे कहते हैं कि इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बाद जी हाँ। भी इतना सहज और सरल। सहजता की प्रतिमूर्ति थे। जी जी जी। इतने बड़े स्थान पे जाके इतना सहज होना, यानी वो किसी के ही पाँव छू लेते थे। बिल्कुल। अनाउंसर है, स्टेज पे अनाउंसमेंट कर रहा है, उनको लगता था कि यार ये बहुत अच्छा है, उसके पाँव छू लिए। किसी के भी पाँव छू लेते थे वो जब भी कोई उनके पाँव छूता था तो वो उसका हाथ पकड़ के उसके पाँव छू लेते थे। तो ये सहजता देखने को मिलती नहीं है। सेंस ऑफ ह्यूमर भी जबरदस्त था उनका। बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर तो उनका बिल्कुल, जिसको कहते हैं सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ह्यूमर। माइंड। और उनको मैंने कभी उनके साथ काफ़ी रहने का सौभाग्य मिला। जी उनको गुस्सा होते नहीं देखा मैंने। जी जी। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब हम बड़े लोगों के साथ रहते हैं जी तो केवल रहने से सीखना हो जाता बिल्कुल। उनकी है ना। यहाँ पे जब वो ध्रुपद संस्थान के लिए आए थे तो उनका अगले दिन इंदौर में प्रोग्राम था जी। और वो हमारे घर पे आए थे, जहानुमा में रुके थे। जहानुमा से घर पे आए, नाश्ता किया और मैं उनको लेके इंदौर गया था। जी। तो इंदौर में जो ऑर्गेनाइज़र थे वो कंटिन्यूअस मेरे संपर्क में थे कि आप निकले हैं, कहाँ पहुँचे हैं, कितनी बजे इंदौर पहुँच रहे हैं, हम रिसीव करेंगे आपको, तो कहाँ करें। ये फाइनल तय हुआ कि आप होटल में रिसीव कीजिए। हम इंदौर पहुँचे, होटल में उस्ताद ने चेक इन किया, हाँ, और सब करने के बाद उनको रूम में छोड़ दिया। 5 मिनट बाद ऑर्गेनाइज़र आए। वो बोले वो अखिलेश जी माला वाला लेके आए, वो हार फूल लेके आए। तो बोले वो उस्ताद जी से मिलना है। तो मैंने उस्ताद को कहा कि वो ऑर्गेनाइज़र आए हैं तो उनको रूम में बुला लूँ। बोले नहीं अखिलेश जी, हम लोग नीचे जाएंगे। तो लिफ्ट से हम लोग नीचे आए। ऑर्गेनाइज़र ने उनको एक गुलदस्ता दिया जी। और ये कहा कि क्षमा कीजिए, हमको आने में थोड़ा टाइम हो गया। इसका जवाब जाकिर भाई ने दिया, नहीं क्षमा करने की कोई बात नहीं, आपको कोई ज़रूरी काम आ गया होगा। मतलब कितना वो सामने वाले को एक सहज करा दिया, सामने वाला अनकंफर्टेबल। कि जाकिर हुसैन को रिसीव करने से ज़्यादा ज़रूरी काम भी किसी के पास हो सकता है। उन्होंने कह भी दिया और एहसास भी करा दिया। मगन भाई, आपके बड़े काफ़ी, क्योंकि एक लंबा एसोसिएशन रहा है, एक रिश्ता रहा है, कई बार आपने देश और विदेश में मतलब आगे पीछे परफॉर्म भी किया है। कोई जुड़ा कोई वाकया, कोई किस्सा, अरे कोई बहुत रोचक, वाकये हैं, कोई ऐसा याद आ रहा हो आज? बहुत वाकये हैं। जी। देखिए
आज ही किसी ने मुझे एक कटिंग भेजा, जी। मैं उनके कमिटमेंट की बात करूंगा जी कि अपने काम के प्रति वैसे कैसा कमिटमेंट, बिल्कुल उसके ये 2 उदाहरण मैं आपको दे रहा जी हूँ। प्लीज आज ही मुझे कोटा से एक व्हाट्सएप पे जी अखबार की कटिंग आई जी कि ट्रक में बैठ करके उस्ताद कोटा पहुँचे। अच्छा मतलब वो एयरपोर्ट पे कहीं दूर, मतलब जी, कोटा में नहीं, एयरपोर्ट नहीं था उस समय, कहीं दूर दूसरी होगा। जगह से जी वहाँ से वो उतर के और टैक्सी करके और कोटा आ रहे थे प्रोग्राम के लिए, जी और वो टैक्सी हो गई ख़राब, अच्छा रास्ते में ख़राब खराब हो हो गई। गई हाँ जी अब उनको लगा कि ये तो टैक्सी तो टाइम लेगी, हाँ तो उन्होंने ट्रक को हाथ दिया और ट्रक में वो बैठ करके अपना सामान लेकर के ट्रक में बैठे, और ट्रक वाले को कहा कि तू मेरे को वहाँ होटल तक ले चल। तो वो होटल तक वहाँ पर लेके गए। वहाँ से वो प्रोग्राम स्थल पे गए, वहाँ प्रोग्राम शुरू हो चुका था। जी वहाँ पर जो जिनके साथ उनको हाँ, बजाना था वो बजाना आलापचारी उनकी शुरू हो चुकी थी, जी और वो सीधे वहाँ से उतर के स्टेज पर गए। ईश्वर ने एक्चुअली ये- में उनको सब कुछ दिया था। ये आप देखिए। ईश्वर ने दूसरा- उनको बहुत सारी चीज़ों से नवाजा था। दूसरा वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ, ये कमिटमेंट की बात, कमिटमेंट की बात थी, और Commitment की ट्रक बात। वाले को भी नहीं पता हो कि डेडिकेशन ग्रेट पर्सनालिटी क्या? को उसको सौभाग्य मिला क्या। अब वो ये भी ये उस समय की बात है, सन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जी, ये जी, जी। जिसके अच्छी वाक्य चीज़, इन्होंने हाँ। बताया, बुद्धदेव दास गुप्ता जी के बुद्धदेव साथ वो हाँ जी, आए थे, उसी आए थे। समय वही उसी बात बता रहा हूँ जी, मैं। जी, उस दिन क्या हुआ कि उसके एक दिन पहले वो चेन्नई में बजा रहे थे, जी चेन्नई में प्रोग्राम था, जी और उस समय सिर्फ इंडियन एयरलाइंस ही चलती थी। जी ये आज जो जितनी हाँ, नहीं, इंडिया, एयर इंडियन एयरलाइंस जी इंडियन एयरलाइन वही चलती थी, जी जी और एयर इंडिया चलती एयर थी, इंडिया हाँ जी हाँ लेकिन ये दूसरी जी नहीं थी फ्लाइट नहीं थी। प्राइवेट नहीं थी तो पायलट्स की हो गई हड़ताल, अच्छा उस दिन हड़ताल हो गई। अब ये सुबह उड़ के आने वाले थे, और मॉर्निंग कॉन्सर्ट, मतलब सुबह 11-12 बजे, 10-11 बजे हाँ जी, वो कॉन्सर्ट होना था। हाँ जी हाँ जी तो ये सुबह आकर के सीधे बजाने वाले थे। अब हड़ताल हो गई तो कैसे पहुँचे? तो रात को वो प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद उनको पहले से ही पता था कि आज हड़ताल हो गई है, जी जी तो उन्होंने कहा ठीक है, नेशनल हड़ताल हो गई तो क्या इंटरनेशनल तो नहीं हुई है ना। जी जी वहाँ से हो गए हांगकांग, जी और हांगकांग से वो कलकत्ता कैलकाटा है। है। जी जी अब आप बताइए, मतलब बजाया शाम को, रात भर ट्रेवल किया, काहे के लिए? एक संगति के लिए। बिल्कुल आप बताइए, ये कमिटमेंट है कि मतलब अगर हमने कर दिया है तो हम चाहे कुछ हो जाए, उन्होंने मिशन में बोल के रखा, मेरे लिए कमरा तैयार रखिए, मैं स्नान करूंगा। बस। हमने देखा उनको। हाँ। हाँ जी हाँ जी मतलब उस प्रोग्राम के ठीक पहले हमारा प्रोग्राम था। हाँ जी हाँ जी तो वो उन्होंने ऑर्गेनाइजर को कहा कि मेरे लिए कमरा तैयार रखिए। वो गीले बालों में जी जी स्टेज पे आए थे। और इत्तेफाक ये हुआ कि वो फ्लाइट उनकी थोड़ी लेट हो रही थी, और उसके पहले ठीक हम लोगों का गाना था, जी, चल रहा था। जी जी तो जब हमारा गाना लगभग ख़त्म होने को हुआ, हमको 1.25 घंटे के आसपास दिया था उन्होंने गाने के लिए, तो जब हमारा समय पूरा हो रहा तो इतने में एक चिट्ठी आई स्टेज पर कि आपको 1 घंटा और गाना है। अच्छा तो हमने कहा भाई 1 घंटा और गाना, अभी तो गाना जो है, देखिए गाने का एक फिनिशिंग करने का एक बिल्कुल, एक हाँ। तरीका होता है कि भाई अब हम फिनिशिंग पे आ गए, हाँ अब 1 घंटा गाना है, मतलब फिर से शुरू करो। राग को हाँ तो फिर सब किया, हाँ जी और हम लोग वो एक सवा घंटा फिर और गाए। बाद में पता चला कि उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की फ़्लाइट लेट हो गई थी, और वो आने में लेट हो रहे थे, तो वो हमको 1 घंटा उसमें ऑडियंस को तब और ऑडियंस को तब बात तक जो आप कह रहे थे सेंस ऑफ हाँ। ह्यूमर की, हाँ। तो जब वो बुद्धदेव दास गुप्ता जी को ये कहानी पता चल चुकी थी जी कि ऐसा ऐसा हुआ है, हाँ और जी। जाकिर भाई इस तरीके से आए हैं, जी जी तो बजाते बजाते उन्होंने ये कहा कि, क्योंकि वो उस समय बुजुर्ग थे बुद्धदेव दास गुप्ता, जी जी बोले मैं कैसे आभार मानूं जाकिर भाई का, मुझे पता नहीं जी कि मुझ जैसे संगतकार, मुझ जैसे के साथ संगत करने के लिए ये वाया हांगकांग कलकत्ता आए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बैलगाड़ी के पीछे जेम्बो लगा दिया है। ये बुद्धदेव दास गुप्ता ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बैलगाड़ी के पीछे एक जेम्बो लगा दिया है। जाकिर भाई ने माइक लिया, बोले देखिए ऐसा है, जेम्बो तो हर दिन क्रैश होते रहते हैं, बैलगाड़ी हमेशा कायम रहती है। सही बात है गजब मतलब ये मतलब जो संगीत में उनका उसी समय जो पैदा करते थे, बिल्कुल
स्पॉन्टेनियस जो म्यूजिक पैदा करते थे, जी जी वो यहाँ से भी मतलब बातचीत में भी ऐसा ही, हाँ, ऑडियंस से भी बहुत सहज और इस तरीके हाँ। से बातचीत और वो सब उनका जो करते सेंस थे। ऑफ ह्यूमर है वो और किसी के पास और बजाने में भी आप देखेंगे तबला बहुत लोग बजा रहे हैं, जी जी लेकिन जो प्रेजेंटेशन जी है ना, यानी जो प्रेजेंटेशन, हाव भाव जी और बजाना, जी। वो सब का जो एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन, वो इम्पेरेलल है। राइट। वही जो है वो उस्ताद जाकिर हुसैन को उस्ताद जाकिर हुसैन बनाता है। इसीलिए उस्ताद Yes, वो अक्सर कहते थे मुझे उस्ताद मत कहो। हाँ, खुद वो का वो उनका उनकी कहना विनम्रता था, ही थी, दुनिया विनम्रता ही थी, विनम्रता थी सरलता, उनकी। सरलता। विनम्रता ही थी। जाकिर भाई कहलाना ही पसंद करते जाकिर थे। भाई कहलाना जी। उनके फादर थे कि जाकिर भाई क्योंकि उनके वालिद ही उनके गुरु भी रहे और पिता और पुत्र से ज्यादा वो शागिर्द जो रिश्ता रहा है और जिस तरीके से अपने वालिद की जो विरासत है उसको एक वो अलग ऊंचाइयों पर ले गए। बिल्कुल। एक तबले को उन्होंने एक सोलो वाद्य के रूप में जो एस्टैब्लिश किया दुनिया में, जनरली पहले संगत के रूप में जाना जाता था, और मुंबई में अपने वालिद की याद में प्रोग्राम भी करते हैं, क्योंकि आपका भी कई बार उसमें शिरकत करना हुआ। नहीं, कई बार नहीं, एक बार। हाँ, मतलब आपका जाना हुआ उस कार्यक्रम में भी। जैसा उमाकांत भाई ने बताया कि एक तरीके से जो तबले को एक नई पहचान जो दी है ताल वाद्य के रूप में, वो जाकिर भाई चूंकि बड़े बड़े उस्ताद और बड़े बड़े हुए हैं, कलाकार हुए हैं, अल्लाह रखा साहब उनके वालिद भी थे, उनके गुरु भी थे, और उनकी विरासत को उन्होंने एक अलग तरीके से, और हम कहें कि न केवल क्लासिकल म्यूजिक बल्कि कई फ्यूजन भी उन्होंने इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ किए। इसीलिए शायद हर जनरेशन जानती है कि यार जाकिर हुसैन वहाँ उस्ताद। तो वालिद के नाम पर वो प्रोग्राम भी करते हैं मुंबई में, एक फेस्टिवल भी करते हैं। उसका नाम बरसी है। जी जी, बरसी। वो उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब के जाने के बाद में उनकी याद में हर साल बम्बई में षणमुखानंद में एक प्रोग्राम करते हैं। उसका नाम प्रोग्राम का नाम बरसी होता है, और उसमें देश और विदेश के कलाकार होते हैं, वो इंटरनेशनल होता है। तो उसके लिए 2020 में उन्होंने मुझसे कहा कि अखिलेश जी इस बार आप पखावज बजाइए। तो मैंने कहा मेरा सौभाग्य है कि आप उसके लिए मुझे बुला रहे हैं, मेरा तो ये सपना है उसमें बजाना, और आज आप कह रहे हैं। तो बोलो ठीक है अखिलेश जी, तो वो निर्मला जी आपको उनकी जो निर्मला जी जो सारा काम उनका देखती हैं, तो वो बोले कि आप निर्मला जी आपको डेट बता देंगी और आप बजाने आइए। तो मैंने कहा कि मैं अपने शिष्यों के साथ आना चाहता हूँ। तो बोले अखिलेश जी हम आपको सुनना चाहते हैं। मैंने कहा मैं भी बजाऊँगा, लेकिन मेरा जो बाज़ है वो 3 या 5 ऐसे के साथ ज़्यादा खिलता है जी। तो बोले ठीक है। 3 फरवरी 2020 को जी। जब मैं बम्बई गया और हॉल पे पहुंचा, तो मैंने देखा कि एक तरफ रविशंकर जी का, भारत रत्न पंडित रविशंकर जी, और एक तरफ रमाकांत भाई की तस्वीर लगी है। रमाकांत भाई 19 में चले गए थे जी। अच्छा, गुरुकुल जब ये आए थे जाकिर भाई उसके बाद वो मार्च में आए थे, मार्च में, और फिर ये अक्टूबर 8 नवंबर को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने रमाकांत भाई की याद में भी वो साल जो है अल्लाह रखा खान साहब के साथ साथ रविशंकर जी और रमाकांत भाई को भी वो डेडिकेट किया था। तो अब फिर से उनकी सहजता सरलता आती है कि जब हमारा प्रोग्राम का टाइम आया तो मेरे साथ मेरे 4 स्टूडेंट्स थे जी। उन्होंने पर्सनली खुद ने सबके माइक का प्लेसमेंट किया, वो साउंड चेक करवाया। वो प्रोग्राम के बाद वो स्टेज पे आए, मैंने उनके पाँव छुए, उन्होंने मेरा हाथ रोका, फिर भी मैंने उनको ताकत से हाथ रोक के पाँव छुए उनके, और उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप सब लोग पखावज बजा रहे हैं लेकिन आप मटेरियल बजाते हो। तो मुझे बहुत आशीर्वाद मिला उनका, और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में पिछले 40 सालों में, 40 साल के कैरियर में वो कार्यक्रम अपना सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। आप तो काफ़ी टूर जैसे किए हैं, इंटरनेशनल भी किए हैं, इंडिया में भी किए हैं, जी। कोई और उनसे जुड़ा हुआ कोई और वाकया कोई आपको याद आ रहा हो? कोई बहुत सारी बातें होंगी, बहुत 2017 में हम लोग बॉस्टन में थे, न्यूयॉर्क और बॉस्टन में थे। बॉस्टन में उनका प्रोग्राम था पंडित राकेश चौरसिया जी के साथ। जी जी। और प्रोग्राम के बाद में चूंकि उनकी ख्याति इतनी है कि ऐसा नहीं है वो उनको मिल पाना या उनको देख पाना सहज नहीं है। जी जी। तो सिक्योरिटी पे अमेरिकन लोग थे, उन्होंने अंदर जाने से हमको रोका
मैंने उनसे कहा आप बस उनको जाके इतना बोल दीजिए अखिलेश गुंदेचा आए हुए हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी साथ में था सिद्धांत। तो उन्होंने जाके अंदर बोला, उन्होंने कहा उनको बुलाओ। तो हम लोग जाके मिले और उन्होंने सिद्धांत को बहुत आशीर्वाद दिए। तो सिद्धांत ने कहा कि मैं भी तबला सीख रहा हूँ। तो वो बोले, हाथ मिलाते बोले, मैं भी तबला बजाता हूँ। गोवा से भी जुड़ा अखिलेश भाई कुछ वाकया है उनका, गोवा फेस्टिवल या गोवा में परफॉर्म करने गए थे? गोवा में फोंडा में एक शांता दुर्गा टेम्पल है, वहाँ पे उनका सोलो था। वहाँ पे उस समय हम लोगों का भी गायन था। अच्छा अच्छा। जी। उनके सोलो के ठीक पहले हम लोगों का गाना था। और जब उस्ताद साहब मंच पे आए तो उन्होंने शुरुआत यहाँ से की कि मेरे सामने ध्रुपद के इतने विद्वान लोग बैठे हुए हैं, पंडित जी बैठे हुए हैं, तो मैं थोड़ा आलापचारी अंग से तबला बजाऊंगा। हाँ जी। उन्होंने करीबन 15 से 20 मिनट पेशकार जो है वो आलापचारी अंग से बजाए, कोई तिरकिट, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे ध्रुपद में या ख्याल में आलाप होता है, हाँ। उसी तरीके से उन्होंने तबले को डेवलप किया, जी। पेशकार को। और मुझे याद है उन्होंने 1.5 घंटा सोलो बजाया था और इतना अच्छा उनका सोलो वादन हुआ था। उसके बाद में वो जब ग्रीन रूम में गए तो हज़ारों लोग उनसे मिलना चाहते थे। उन्होंने कहा मेरे लिए कोको कोला मंगवा दीजिए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा एग्जॉस्ट हुए हैं और ये एनर्जी चाहते हैं। तो कोको कोला उनको पसंद था। तो उनको कोको कोला, जब उन्हें लगता था कि मुझे एनर्जी चाहिए तो वो कोको कोला पीते थे। कोको कोला पीते थे। मस्त भाई, आपका भी काफ़ी इनसे रहा है। भोपाल चूँकि भारत भवन कला का मंदिर है, और कला के मंदिर में जैसे आपने बताया कई बार उनका यहाँ परफॉर्मेंस हुई है, और अपने फादर के साथ भी आए थे, वालिद के साथ भी आए। और भारत भवन से कोई कोई किस्सा कोई आपको याद हो उस टाइम? भारत भवन में वो 2-3 बार आए। जी जी। अला रखा खान साहब का जब कालिदास सम्मान मिला था जी उस समय तो उनके बेटे फजल हुसैन जी। वो आए थे, फजल कुरैशी वो आए थे। और लेकिन ये जो वाकया मैं सुना रहा हूँ ये उनके सोलो वादन का है, जो मेरा ख्याल है मिड 80s में, जी 1984-85 के आसपास जी। की ये बात है। जी जी। नहीं, मिड 90s में, मिड 90s में ये प्रोग्राम हुआ था, उनका सोलो वादन था। तो यहाँ आए वो, और उस समय अंतरंग में उनका ये कार्यक्रम हुआ था, भारत भवन के अंतरंग में, और हम लोग भारत भवन में काम करते थे। तो इतनी पब्लिक, आप जानते हैं अंतरंग वैसे छोटे ही होता है, और जाकिर हुसैन जैसे, तो वो मतलब ये है कि जितने लोग अंदर थे उससे दुगने लोग बाहर थे वहाँ पर, और वो सब अंदर आना चाह रहे थे। तो उस समय फिर हम, अशोक जी थे, अशोक वाजपेयी, वो सेक्रेटरी थे भारत भवन के, तो उनको कहा कि ऐसा ऐसा, तो उन्होंने कहा खोल दो दरवाज़ा। दरवाज़ा बंद कर दिया था, तो दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलते ही जो है जब डबल पब्लिक आई तो फिर वो उनका सोलो शुरू हो चुका था, तो उन्होंने सोलो रोका कुछ देर के लिए, और फिर जब सब पब्लिक फिर सेट हो गई तब फिर उन्होंने शुरू किया। मुझे याद है, मतलब मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जो सोलो उन्होंने उस दिन बजाया, तो 8-10 दिन तक जो है ना सर में बस वही साउंड गूंजता रहा। मतलब वो जिसको कहते हैं ना कि तबला ही, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, जो जाग रहे हैं, तबला ही कानों में और दिमाग में गूंज रहा है। तो ये एक मेस्मराइजिंग जो प्लेइंग था उनका, हिप्नोटाइज कर दिया। तो ये राइट। अनंत, आपका भी जाकिर भाई से, चूंकि पिताजी तो रहे ही है रमाकांत जी, आपका भी उनसे मिलना और अक्सर हुआ, तो कोई उनसे जुड़ा कोई किस्सा, कोई वाकया, कब मुलाकात हुई आपकी उनसे? वो हमारे लिए एक बड़े रिवेred फिगर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका बजाना इस प्रकार से था कि उन्होंने कई जनरेशन में एकलव्य नुमा शिष्य तैयार हो गए थे। मतलब हम भी मानते कि हमने उनसे कुछ चीज़ें ऐसी सीखने को मिली जो हम दूर से देख के सीख सकते थे। उनमें सब उनको बड़ा प्लेयर मानते हैं, बहुत बड़े तबला प्लेयर थे वो, और बहुत गुणी कलाकार थे। मगर एक दूर से व्यक्ति अगर उनको देखे तो उनको अपना गुरु भी मानते हैं। इस प्रकार से कि वो, उनकी एक एक सेंटेंस में इतना सोचा हुआ और नपा तोला शब्द होता था कि आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा कुछ सटीक बात नहीं हो सकती। जैसे
पापा लोगों का यूएस में टूर था जी और पापा के गायन के बाद उनका तबला वादन था, तो हम लोग सभी ग्रीन रूम में उसके बाद आशीर्वाद लेने के लिए गए और मेरा छोटा भाई सिद्धांत तबला बजा रहा था, उस टाइम पे सीख रहा था। तो उन्होंने आशीर्वाद लिया, सबने आशीर्वाद लिया, तो पूछा आप क्या कर रहे हैं? मैंने बोला मैं गायन सीख रहा हूँ, ध्रुपद गायन सीख रहा हूँ। सिद्धांत से पूछा, सिद्धांत छोटा था उस समय काफ़ी, तो बोले आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं तबला बजाता हूँ। तो बोले जी अच्छा, मैं तबला सीख रहा हूँ। मतलब ये इतने बड़े ग्रेटनेस है, कितने बड़े कलाकार की एक शब्द में उन्होंने पूरा अंदर का अहंकार शिष्य का खत्म कर दी है। वो ग्रेटनेस जो आपको देखने को मिलती है वो इट इज अनपैरेलल्ड। राइट राइट। उमाकांत भाई साहब, चूँकि ध्रुपद जैसे कहते हैं कि एक डागर घराना है जहाँ से आपने तालीम ली और साधना और अभ्यास से इसको आज आप खुद एक गुरु बने और आज कई सैकड़ों शिष्यों को आप तैयार कर रहे हैं, न केवल देश के बल्कि कई विदेशों के भी शिष्य यहाँ आकर गुरुकुल में तालीम लेते हैं। तो कौन कौन से कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स है डिसाइपल जो ध्रुपद सीख रहे हैं और किस तरह का यहाँ ध्रुपद में वो माहौल रहता है गुरुकुल में? जैसा मैंने पहले भी बताया जी बातचीत में कि हमने एक रियल गुरुकुल जी बनाने की कोशिश की है जी कि यहाँ पर एक प्रकृति के बीच में बिल्कुल आप संगीत की साधना कर सकें, सीख सकें, रह सकें और एक ऐसा वातावरण के जहाँ 24 घंटे आप संगीत के साथ रहें। जैसे मान लीजिए आपको अगर तालीम मिल रही है तो भी, नहीं तो आप किसी दूसरे की तालीम सुन रहे हैं, या आप जब बातचीत आपस में कर रहे हैं तो संगीत की चर्चा हो रही है, या कोई दूसरा रियाज कर रहा है तो आप सुन रहे हैं, यानी कुल मिला के आप संगीत के वातावरण में हैं। तो ये हमारा उद्देश्य था और इससे प्रेरित होकर के कई देश विदेश के लोग हमारे यहाँ सीखने को आते हैं। मतलब मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि लगभग 30 देशों के विद्यार्थी हमारे यहाँ समय समय पे आकर के सीखते रहे हैं। हमारी वेबसाइट पे भी उनके फ़ोटो और वो सब लगे हुए हैं। और यानी देश विदेश की जब हम बात करें तो चाहे जापान हो, यानी इधर जापान हुआ, सिंगापुर हुआ, जी या इधर ऑस्ट्रेलिया है, जी उधर यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, स्पेन है, इटली है, जी जी लंदन है, फ्रांस है, जी अमेरिका से, कनाडा से, इवन आपके अगर आप ये अफ्रीकन कंट्रीज से लें तो साउथ अफ्रीका वगैरह से भी बहुत सारे लोग सीखने को आते हैं। तो जैसे आपने बताया कि दुनिया भर में आपके जो शिष्य हैं जो यहाँ गुरुकुल में आकर भी तालीम लेते हैं, तो ये क्या संगीत के विद्यार्थी हैं या अलग अलग फील्ड के लोग भी हैं, कैसा नहीं, है? अलग अलग फील्ड के लोग हैं। मतलब कुछ जो ख़ास तौर से यूरोप से आते हैं जी तो या तो उनको भारतीय संगीत में दिलचस्पी होती है जी तो वो सीखने को आते हैं, या वो खुद वहाँ के कलाकार हैं, जी चाहे रॉक सिंगर है या पॉप सिंगर है या जैज़ के म्यूज़िक हैं, जी जी जैज़ के म्यूजिशियन हैं, जी जी तो वो लोग भी इसको सीखने के लिए आते जी हैं। तो तरीके तरीके के कलाकार हैं। तो एक बात मैं और एडिशन में बताना चाहता हूँ जी, जी। कि हमारे ध्रुपद और पखावज दोनों ही विधाओं में एक ऐसी मान्यता है कि ये पुरुष प्रधान है, जी इसको जो है महिलाएं नहीं कर सकती। जी जी हाँ, अक्सर ऐसा कहा जाता है हाँ। कि हाँ, वो खासकर- बाजुओं से बजता है पखावज, हाँ, तो उसमें ताल महिलाएं की नहीं बजा ताकत की, हाँ, सकती, या ध्रुपद जो है वो बहुत मर्दाना। तो ये सब हमारे यहाँ जो किताबों में भी कहीं कहीं लिखा हुआ है जी ऐसा। जी तो उस भ्रांति को तोड़ने की भी हमने कोशिश की है। जी जी तो हमारे संस्थान से जितने स्टूडेंट्स निकले हैं उनमें ज़्यादातर फीमेल हैं। अरे वाह, पखावज में भी पखावज में कुछ हैं, कुछ हैं, लेकिन गायन में ज़्यादातर गायन में फीमेल ज़्यादा। हैं। हाँ, क्योंकि कहा जाता है कि एक सांस का जी बड़ा हाँ, काम है। जी हाँ। जी। तो ये जो एक मिथक है इसको भी हमने तोड़ने की कोशिश की कि नहीं भाई, जी। महिलाएं भी गा सकती हैं और महिलाएं गा रही हैं। क्या बात है। ध्रुपद। हाँ, उमाकांत भी आपने बड़ी खूबसूरत, आप सबने, अखिलेश जी ने, अनंत जी ने जाकिर भाई से जुड़ी जो कई ऐसी बातें शेयर की हैं जो कहीं पब्लिक डोमेन पे भी नहीं है। वो जो उनकी ज़िंदगी के शख्सियत के रंग है, वाकई में मतलब जाकिर हुसैन होना बहुत मुश्किल है, इस सदी में एक बार होते हैं। क्योंकि ये दिसंबर जो है 2024 जाते जाते एक बड़ा लॉस सबके लिए दे गया है, दुनिया भर के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए। तो आपके लिए पर्सनली कितना बड़ा लॉस है, क्योंकि एक आपका उनसे रिश्ता रहा, और संगीत जगत के लिए कितनी बड़ी क्षति मानते हैं जाकिर भाई का जाना? देखिए,
ये जितने भी जो विशेषण के रूप में हम बात करते हैं, लेजेंडरी है और पार एक्सेलेंस और इस तरीके के जितने भी हम बातचीत में, जी, इसके रियल हकदार तो वही थे, है ना। सच बात। उस्ताद बोलें, पार एक्सेलेंस बोलें, लेजेंडरी बोलें, आइकॉन बोलें, है ना। तो ये सारे के सारे जो विशेषण हैं ये उन्हीं ऐसे ही लोगों के लिए, उन्हीं के लिए थे, समझ लीजिए। दूसरा, निश्चित रूप से ये हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की बहुत बड़ी क्षति है। ऐसे जाकिर हुसैन जो है वो सदियों में शायद होंगे ऐसा हम, हालांकि वो खुद ये मानते थे कि किसी के जाने से कुछ होता नहीं है, दुनिया चलती रहती है, वो काम भी आगे बढ़ाते रहते हैं लोग। और निश्चित रूप से तबला वादक, आज जितने तबला वादक उनकी वजह से इस हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जो तबला बज रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी जाकिर हुसैन तो जाकिर हुसैन ही थे। उनकी कमी निश्चित रूप से हम सब कलाकारों के लिए, उनके प्रेमियों, तबला प्रेमियों के लिए, रसिकों के लिए वो अपूर्णीय क्षति है। फिर उनका जाना मुझे कुछ, एक तो 72-73 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है, मतलब अभी उनको और रहना था ऐसा लगता है। लेकिन वो गए तो उस पर हम लोग ऐसे ही विचार कर रहे थे कि यार ये आदमी इतना जल्दी कैसे चला गया। तो जाकिर भाई का जो जाना है वो हमारे भारतीय संगीत जगत के लिए एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। और ये जो तबले का जो एक महारथी, एक उस्ताद, एक ऐसा शख्स जिसने पूरे भारतीय कल्चर को, भारतीय संगीत को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पर सच्चे अर्थों में, उस आदमी का जाना ये हम सब लोगों के लिए, भारतीय संगीत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जो मेरे ख्याल से आगे आने वाले कई सालों में उसकी पूरी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल अखिलेश भाई, सदी में एक बार ही उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे विरले जो हम कहें शख्सियत है, जैसा उमाकांत भाई ने कहा लीजेंड होते हैं, और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, लगातार वो परफॉर्म करते रहते थे, अपने आप को अपने श्रोताओं के बीच में पाते थे, सहज पाते थे। और मुझे याद है कि 2019 में भी जब आपके माध्यम से मैं बैठा था सुबह, जब आप नाश्ता कर रहे थे और अंकल जी भी थे, तो तब भी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं बम्बई से सीधा परफॉर्म करके पहुंचा हूं और एयरपोर्ट से सीधे यहाँ गुरुकुल पहुंचे थे। क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद एक पखावज वादक हैं और एक रिदम का एक इंस्ट्रूमेंट है तबला, इसमें भी बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, उनको तबले का जुनून था और उनको स्टेज पे रहना, कलाकारों के साथ रहना, कलाकारों के साथ बजाना, खाना पीना, बातचीत करना, ट्रैवलिंग करना, यही उनकी ज़िंदगी थी। जहाँ तक तबले की बात है, तबले को उन्होंने इतना पॉपुलर किया। वो एक बात कहते थे कि मेरा कोई शिष्य नहीं है। इसी के कॉन्ट्राडिक्टरी दुनिया में जितने भी लोग तबला बजा रहे हैं, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं, सब कहना गलत होगा, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो जितने उन्होंने तबले को एक परिभाषा दी, तबले की पहचान बनाई, और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा कि संगत, जिसको वो सबसे महत्वपूर्ण मानते थे, वो उस्ताद जाकिर हुसैन ने कई बार कहा कि एक तबले का काम है संगत करना। सोलो बजाना ठीक है, लेकिन तबले का मुख्य काम है संगत करना। उन्होंने संगत को एक परिभाषा दी, संगत का एक मेथड, एक ऐसा फार्मूला बनाया जिसको सब सारे संगतकार जितने भी तबला वादक हैं वो उसको फॉलो करते हैं। अनंत जी, चूँकि जैसे अखिलेश भाई ने बताया कि हजारों शिष्य एकलव्य की तरह तैयार हुए उनको देखकर, और आप चूँकि नई पीढ़ी के नुमाइंदगी करते हैं, आप खुद ध्रुपद अपने जो ताया जी हैं, पिताजी हैं, उसकी परंपरा को डागर घराने के आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं, किस तरह यंग जनरेशन उनको लेती थी और किस तरीके से आपके लिए पर्सनल लॉस है? देखिए, सबका अपना अपना तरीका है उनको याद करने का, और मेरे ख्याल से एक जो कॉमन तरीका सबका देखने का मिल रहा है वो ये है कि सब उनके तबला वादन को सुन रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। मैं खुद, जब हमें खबर मिली तो हम रात भर हम ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम पे, तो बड़ा दुख हुआ। और उनको याद हमने उनके संगीत के द्वारा करा।
उनके तबला सोलो सुने, उनके संगत सुनी, उनके इंटरव्यू सुने और उस समय प्रेरणा मिली। और मेरे हिसाब से जैसा कि आपने कहा कि एकलव्य नुमा बहुत सारे शिष्य हैं जो उनके कुछ कुछ एलिमेंट्स को हम देख के अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। और मेरे लिए तो वो एक सहजता की, ह्यूमिलिटी की और इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद बिना अहंकार के जीवन कैसे जीना है, बिल्कुल उसकी सबसे बड़ी मिसाल थे। personification है, मिसाल है बिल्कुल वो। बिल्कुल और वो उनसे हम सबक लेते हैं और उनको हर समय अपने संगीत में याद करते रहते हैं और आगे करते रहेंगे। बिल्कुल। जैसा कि उमाकांत जी ने, अखिलेश भाई ने और आनंद जी आपने बताया, जो शख्सियत के रंग जितना क्लोजली आप उनको देखते थे, जानते थे, हम तो एक श्रोता के रूप में, एक फैंस के रूप में उनको जानते हैं, लेकिन आपने जो बातें बताई, जो उनकी ज़िंदगी के रंग बताए कि एक बड़ा कलाकार होना तो एक गुरु की तालीम और अपनी साधना और अभ्यास है, लेकिन एक इंसान होना, एक सहज और सरल होना शायद सिर्फ वो जाकिर हुसैन ही हो सकता है, उस्ताद हो सकता है, और इसीलिए उस्ताद की पदवी मिली थी। और जैसा आपने कहा कि उनको ट्रिब्यूट हम उनके संगीत को, जब तक ये दुनिया है, जब तक ये जहान है, और तब तक मुझे लगता है जाकिर हुसैन का संगीत जीवित रहेगा। और जाकिर हुसैन हम कहीं कहीं गए नहीं हैं फिजिकली, भले ही हम अब उन्हें ना कर पाए, लेकिन हम अपने आसपास, और यहाँ गुरुकुल में मैं बैठा हुआ हूँ तो मुझे तो वही 2019 की यादें, और आपका तो एक अपना इतना बड़ा एसोसिएशन, एक रिश्ता रहा है। निश्चित ही दुनिया भर में जो जाकिर भाई को पसंद करते हैं, हर जनरेशन, कई जनरेशन उनको देख देख कर बड़ी हुई है, और आज की जो नई जनरेशन है शायद वो वहाँ उस्ताद अगर बोलेगी तो जाकिर हुसैन को ही बोलेगी। और निश्चित ही ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं ध्रुपद गुरुकुल में हम बैठे हुए हैं, जो एक संगीत की, जो हम कहें ये एक गुरुकुल है, और जिसके लिए जाकिर भाई भी कहते थे कि संगीत का मंदिर है। और वहाँ बैठकर आपसे इतना खूबसूरत उनकी यादों को, ऐसा लग रहा है कि जाकिर भाई हमारे बीच ही हैं कहीं, और कहीं नहीं गए हैं। और इसके लिए मैं, शब्द नहीं है कि मैं आपको, कहते ना कि धन्यवाद तो एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन आपसे बात करके शायद निश्चित ही उनकी ज़िंदगी के कई और रंगों को हमें जानने का मौका मिला। और निश्चित ही जो जो हम देसी, हमारा जो पॉडकास्ट चैनल है, उसको जो श्रोता सुन रहे हैं, यकीनन वे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारी सीख, मैं कह सकता हूँ कि जैसा आनंद भाई ने बताया कि एकलव्य हैं तो उनकी शायद ज़िंदगी के जो रंग थे, उनकी शख्सियत थी, उनसे हम बहुत कुछ सीखते रहेंगे। जैसे अगर कलाम साहब का नाम अक्सर आता है कि कलाम साहब का विज़न 2020 आज भी है, तो कलाम साहब को हम याद करते हैं, तो जाकिर हुसैन साहब ऐसी शख्सियत हैं कि हम आज जो भी आने वाली जनरेशन है उनको शायद याद करेगी। और निश्चित ही यकीनन ये जो हम देसी चैनल पर आज का जो हमारे एपिसोड है, जिसमें हमारे बीच पद्मश्री ध्रुपद गायक गुंदेचा बंधु आदरणीय उमाकांत गुंदेचा जी, अनंत जी और पखावज वादक पंडित अखिलेश गुंदेचा जी थे, जिन्होंने उनकी यादों को हमारे साथ साझा किया। ऐसे और भी आपको एपिसोड के बारे में हम इस हम देसी चैनल में आपको रूबरू कराते रहेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो हमारे पॉडकास्ट चैनल हम देसी को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही अपने वैल्यूबल कमेंट्स भी दें। निश्चित ही इसी तरह की बातचीत होगी, इसी तरह हम और शख्सियत से उनकी ज़िंदगी के रंगों को आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट प्रिंस गाबा आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।